नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शाखाओं में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर बीते 58 साल से लगा बैन हटा लिया है। इसके आदेश भी जारी हो गए। आरएसएस मूलतः गैर राजनीतिक संगठन है। यह केंद्र और कई राज्यों में सत्तारूढ़ बीजेपी का पितृ संगठन भी है, इसलिए सरकार के फैसले पर सियासी गर्माहट स्वाभाविक है। असल में केंद्र सरकार ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। कुछ समय पहले हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ बातें ऐसी हुई जिसका आशय यह निकाला गया कि संघ और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चुनाव परिणाम भाजपा के एकदम अनुकूल न आने को रिश्तों में आई खटास का परिणाम मान लिया गया था। ऐसे में केंद्र सरकार का यह फैसला शताब्दी वर्ष में गुरु पूर्णिमा के मौके पर संघ को मोदी सरकार की गुरु दक्षिणा माना जा रहा है। 100 साल के इस सफर में संघ ने तमाम मुश्किलों का सामना भी किया है। इसमें संघ पर बैन भी शामिल है। कर्मचारियों की संघ की शाखाओं में खुली एंट्री को भी इसी से जोड़ा जाता है। ऐसे में सरकार का यह फैसला बहुत मायने रखता है। संघ परिवार, जिसमें भाजपा भी शामिल है, इस फैसले का स्वाभाविक रूप से स्वागत करेगा, लेकिन सरकार के इस फैसले का विरोध करने वालों की भी कमी नहीं है। स्वागत और विरोध के अपने अपने तर्कों के बीच यह तो तय हो गया है कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ की शाखाओं खुले आम जा सकेंगे और संघ का प्रार्थना गीत भी गा सकेंगे। ऐसे में आज की चर्चा इसी मुद्दे पर फिर नमस्ते सदा बदले। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी 58 साल पुरानी रोक हटा दी है। इस आदेश में केंद्र सरकार द्वारा 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया गया जिसमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ साथ आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई के दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे। केंद्र सरकार का यह फैसला संघ से जुड़ाव वाले कर्मचारियों को प्रसन्न करने वाला है। संघ का शताब्दी वर्ष होने के कारण संघ की शाखाओं और अन्य आयोजनों में अधिकता आई है, लेकिन कर्मचारी सरकारी बैन के कारण इनमें खुल्लम खुल्ला शामिल नहीं हो सकते थे। अब उन्हें पूरी छूट होगी। वे संघ का प्रार्थना गीत नमस्ते सदा वत्सले एक बार फिर खुलकर गा सकेंगे। इसका क्या असर होगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। संघ की शाखाओं में जा सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी। केंद्र सरकार ने 58 साल से लगा बैन हटाया। मोदी सरकार ने आरएसएस को दी गुरु दक्षिणा। केंद्र सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया है कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। यह आदेश गवर्नमेंट इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया। आदेश पर डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हस्ताक्षर है। संघ की गतिविधियों में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर 1966 में रोक लगाई गई। इसके करीब 11 साल बाद जब 1977 में संघ के अनुषांगिक संगठन जनसंघ के सहयोग से केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस आदेश को थोड़ा बदल दिया गया। लेकिन 3 साल बाद 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार सत्तारूढ़ हुई तो एक बार फिर से आदेश बदलकर बैन लगा दिया गया। बाद में केंद्र में भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार भी आई, लेकिन बैन लागू रहा। अब मोदी सरकार ने यह बैन पूरी तरह से हटाकर संघ को गुरु दक्षिणा दी है। सरकार के इस फैसले का संघ और बीजेपी ने स्वागत किया है। स्वागत योग्य कदम है। केंद्र सरकार ने स्वाभाविक है कि एक अभिव्यक्ति का भी और तमाम प्रकार के मौलिक अधिकारों के तहत भी और सामान्य तौर पर भी किसी सामान्य जो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और जब जब कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंध भी जिस पर लगाए वो गलत साबित हुए। कर्मचारियों के संघ की शाखाओं में जाने पर 1966 में लगा बैन 1970 में हटाया, लेकिन पुराने कानून को बदला नहीं गया। अब मोदी सरकार ने पुराने कानून को ही बदलकर बैन हटाया है। इस तरह 58 साल बाद बैन पूरी तरह से हटा है। भाजपा और संघ भले ही इस फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ है।
कांग्रेस का मानना है कि इससे आपसी मतभेद बढ़ेगा। एक वैचारिक संघर्ष पैदा होगा जो उनके कामकाज को प्रभावित होगा, जिससे जनता पर विपरीत असर होगा। अगर एक राजनीतिक दल में कार्यकर्ता जाता है तो अन्य राजनीतिक दलों में भी उसके जाने के विकल्प खुले हो जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को साथ लेकर संघ के योगदान के चलते समय समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने संघ की भूमिका की प्रशंसा भी की है। ऐसे में सरकार का यह फैसला देश के एक बड़े तबके को बड़ी राहत देने वाला है। अजय त्रिपाठी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं। रायपुर से बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी जी हैं, रायपुर से ही कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं, भोपाल से संघ विचारक डॉक्टर विश्वास कुमार जी हमारे साथ हैं, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता शिल्पा चौधरी जी हैं और स्वराज एक्सप्रेस की संपादक अजय त्रिपाठी। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित तौर पर भंसाली जी और शिल्पी जी हम आपके पास आएंगे। पहले सत्ता पक्ष की बात कर ले, सुनील चौधरी जी की बात कर ले और हमारे विचारक विश्वास जी हमारे साथ है, उनसे पूछ लें इस फैसले से आखिर क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले विश्वास जी आपसे, इस फैसले से जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि इसमें वैचारिक मतभिन्नता होगी और के कामकाज प्रभावित होंगे, केंद्रीय कर्मचारियों या राज्य के सरकार के कर्मचारी अगर संघ में शाखा में जाएंगे तो इससे और बुरा असर पड़ेगा कर्मचारियों के बीच में, ऐसा कहना है विश्वास जी। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 99 वर्षों से सतत राष्ट्र निर्माण और सेवा में संलग्न है जी। हम सही पढ़ते हैं कि देश की सुरक्षा का विषय हो, एकता अखंडता का विषय हो, प्राकृतिक आपदा का विषय हो, समाज में संघ के योगदान को लेकर समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व में संघ ने अपनी भूमिका की जो है। कुछ राजनीतिक स्वार्थों के चलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया था। उसकी पृष्ठभूमि में आपको बता देता हूं कि जो आप सबने सुना होगा कि 22 सितंबर 1995 को जो है ये 7 नवंबर 1966 में जब संसद पर गौ हत्या के विरोध में संतों का आंदोलन हुआ तो संघ ने, और उस समय जो जनसंघ थी उन्होंने उसका नेतृत्व किया था। इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी। नरसंहार सत्याकांड साधुओं का वहां पर हुआ और उसके बाद जब पूरे देश में आंदोलन बढ़ने लगा तो उस आंदोलन को रोकने के लिए 30 नवंबर 1966 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था जी। और मैं एक बहुत बड़ा खुलासा आज आपके इस चैनल पर करने वाला हूं कि जो ये पत्र है मैं दिखाना चाहता हूं आपके चैनल पर जी। इसमें अकेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध नहीं लगा था जी, इसमें जमाते इस्लामी पर भी प्रतिबंध लगा जी जी। और ये जमाते इस्लामी के साथ इसके सहयोग से राहुल गांधी वायनाड में जब चुनाव लगते हैं तो जब देश में सांप्रदायिक माहौल नहीं बनता है, जब यही जमाते इस्लामी कश्मीर में आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी होती है तो राहुल गांधी के चेहरे मुंह पर इटालियन ताला लग जाता है। जब यही जमाते इस्लामी वेलफेयर पार्टी, इसकी जो राजनीतिक विंग है वेलफेयर पार्टी, राहुल गांधी का समर्थन वायनाड में करती है तो तब ये नहीं होता। लेकिन एक देश के लिए काम करने वाला संगठन, समाज को साथ में लेकर काम करने वाला संगठन, ये जब कोई काम करता है तो ये सवाल खड़े किए जाते हैं। निश्चित रूप से दोहरा मापदंड है। संघ पे प्रतिबंध थोड़ी लगाने की बात हो रही है, यहाँ कर्मचारियों को शाखा में जाने के लिए जो केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि कर्मचारी शाखा में जा सकते हैं, शाखा संघ से अलग नहीं है। ये जो प्रतिबंध है ये संघ के स्वयंसेवकों पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति जो वो है उन्हीं के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया था। अब इसमें एक चीज और है, शिक्षक कांग्रेस का नाम हम सबने सुना है मध्य प्रदेश में जी। उसके शिक्षक वर्षों तक कांग्रेस की पार्टी के चुनाव में काम करते रहे, सरकारी शिक्षक, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई। आज भी शिक्षक, वैज्ञानिक, शिक्षक साइंस, ऐसे बहुत सारे कांग्रेस साइंस ऐसी अनेक संस्थाएं देश में आज भी काम कर रही हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन एक अराजनीतिक, एक सामाजिक आंदोलन को करने वाले, एक रचनात्मक आंदोलन में भाग लेने वाले, संगठन में भाग लेने वाले कर्मचारियों को यदि शांतिपूर्वक, जो भारत का संविधान भी हमें जो है, ये संविधान की काफी अक्सर आजकल दिखाई जा रही है संसद में, इसी संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को शांतिपूर्वक संघ बनाने और आंदोलन में भाग लेने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये पहली बात तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक दल नहीं है, आज तक कभी संघ ने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन उसका अनुसांख्यिक संगठन भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक दल है। देखिए, राजनीतिक दल उनका पंजीयन अलग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले 1925 से अस्तित्व में है, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बाद में आई जी।
और कभी भी आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन कभी भी यह सिद्ध नहीं हुआ कि आरएसएस ने कहीं कोई चुनाव लड़ा हो। लेकिन आरएसएस ने तो कहा है कि अगर कांग्रेस को प्रचारक की आवश्यकता है तो बताया, आरएसएस को भी संघ के प्रचारक दिए जाएंगे। वो बोले हमसे, उनको दिए जाएंगे। अनेक बार हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने बात कही है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के हित में काम करने वाले प्रत्येक कार्य को करने में सतत आगे रहता है, इसलिए उसके कर्मचारियों को उसकी शाखाओं सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, उसके कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को शाखा में जाने की स्वतंत्रता दी गई। देखिए, सरकारी कर्मचारी यदि शाखा में जाते हैं तो शाखा में कोई राजनीतिक बात नहीं होती, जी। वहां पर राष्ट्र निर्माण की बात होती है, समाज की रचना की बात होती है, वहां पर खेल खिलाए जाते हैं, प्रातः और सायं के समय शाखाएं लगती हैं, उससे कोई सरकारी कार्य भी बाधित नहीं होता है। समय समय पर अवकाश के समय में कुछ संघ के कार्यक्रम होते हैं, उसमें सरकारी यदि कर्मचारी जाते हैं तो मुझे लगता है कि कोई नहीं। और मध्य प्रदेश में बहुत पहले से ये सरकारी कर्मचारियों को छूट है। आज मैं संघ के विचारक के नाते एक सरकारी कर्मचारी के रूप में यहाँ बैठकर अपनी बात कह रहा हूं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी, और ये 58 वर्ष बाद इसलिए आया है कि इंदौर के न्यायालय में एक केस किसी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी पर लगा था और उसके संबंध में न्यायालय के द्वारा सरकार से राय मांगी गई थी, और सरकार ने जब इसका समीक्षा की तो उन्हें ऐसा लगा कि निश्चित रूप से ये गलत है, संविधान के खिलाफ है, मौलिक अधिकारों के केंद्रीय कर्मचारी को खिलाफ है, उसको उन्होंने हटा दिया। इस पे कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। जी बिल्कुल। अब इसके पहले बंसाली जी को और शिल्पी जी को तो आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, हम नहीं चाहेंगे बीच में टीका टिप्पणी हो। सुनील जी से और पूछ लेते हैं। सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। आपकी आ रही है? हाँ जी, आपकी आ रही है, आपकी आ रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्वागत किया है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि ये एक राजनीति से प्रेरित होकर के लिया गया एक निर्णय है, बसपा सुप्रीमो ने भी कहा है कि इससे निश्चित तौर पे विरोधाभास होगा, कर्मचारियों में आपस में द्वेष होगा, बहुत सारी अन्य की बातें हैं। तो ठीक है, संघ को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी को कि सरकारी कर्मचारियों को भी शाखा में खुलेआम जाने को? इसे भी संघ है, इतना बड़ा संगठन है, इस समय कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन संघ है, और उसकी अनुषांगिक पार्टी भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो जरूरत क्या पड़ गई? केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनको संघ की शाखाओं में बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई चौधरी साहब? ऐसा जी राम राम। जी राम राम। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से पहले बता दूं कि अभी देश के विषय में जो संदर्भ चल रहा है कि ये 1966 में जो है कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन उसके पहले भी लगाया गया था। थोड़ा सा इतिहास में अगर हम जाएं, जब स्वतंत्रता के पहले, तो मैं आपको बता दूं कि संघ का जो कार्य चल रहा था राष्ट्र नहीं, कर्मचारियों को शाखा में जाने पे प्रतिबंध नहीं लगा था, उसमें प्रतिबंध संघ पे लगाया गया था 1948 में। ना, मैं और उसके पहले जा रहा हूं। मैं परतंत्र भारत की बात कर रहा हूं, अंग्रेजों की बात कर रहा हूं। मैं वहां से शुरू कर रहा हूं अपनी बात। जी, मैं बता रहा हूं आपको। तो जब इनको लगा, अंग्रेज सरकार को लगा कि संघ का कार्य ऐसा हो रहा है जिससे कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजों की सरकारें हिल रही है, तो आप 15 दिसंबर 1932 को अंग्रेज जो सरकार थी उसने सबसे पहली बार कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया कि कर्मचारी जो है वो संघ की शाखा पे नहीं जा सकते हैं। और लगातार ये इस प्रकार जो अंग्रेजियत को मानने वाले लोग हैं उन्होंने फिर देश में भी वही करना शुरू किया। देश में वही हुआ कि 3 बार संघ पर प्रतिबंध लगा, पर आप जितने बार लगाए उतनी मुखरता से संगठन जो है वो आगे बढ़ करके निकला। अरे हम संघ में जब जाते हैं तो संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो का गीत गाते हैं। उसका अंतरा है कि भूल कर भी मुख में जाति पंथ की ना बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, फूट का भरा गड़ा है फोड़ कर बढ़े चढ़ो। तो ये संघ की विचारधारा है, एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है और लोगों को आपस में जोड़ने का भाव है, राष्ट्रहित का भाव है, राष्ट्र प्रथम का भाव है। उसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? और ये कह रहे हैं कर्मचारी, भाई कर्मचारी भी तो इस देश का नागरिक है, उसको भी तो इस देश के राष्ट्र के प्रति जो है वो कहीं ना कहीं समर्पण भाव से काम करने की आवश्यकता। देखिए, संघ केवल ये आप देख जी, आप सिख दंगों में देखेंगे, जब सिखों का कत्लेआम कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे थे तो उस समय सिखों को जो आश्रय दिया गया वो हमारे संघ के स्वयंसेवक थे।
तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि चाहे केदारनाथ की त्रासदी हो, चाहे लातूर का भूकंप हो, देश में कहीं पर भी हो, चाहे सेना को क्यों ना आवश्यकता हो, लाल बहादुर शास्त्री जी ने आमंत्रित किया। और आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने तो परेड में शामिल होने के लिए 2 दिन पहले कहा, 3000 से ज्यादा स्वयंसेवक परेड में शामिल हुए दिल्ली की परेड में। तो भाई वो भी तो कहीं ना कहीं समझते थे कि संघ की क्या आवश्यकता देश में है और क्या उसकी उपयोगिता है और क्या उपाय देता है। तो कुल मिलाकर के इस बात को समझना चाहिए कि एक राष्ट्रवादी संगठन है, उसमें किसी को जाने में क्या आपत्ति है। अब ये लोग आरोप लगाते रहते हैं कि संघ तिरंगा नहीं फहराता, भगवा। देखिए, हमने तत्व को अपना गुरु माना, भगवा ध्वज को हमने अपना गुरु माना। कल हमने गुरु पूजन किया, गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया, लगातार हम अभी मनाएंगे, हमारा समर्पण का उत्सव चलेगा। लेकिन एक छोटी घटना बताता हूं ना, दादर और नगर हवेली वो जो है वो भारत के हिस्से में जब उसको जोड़ने की बात आई, 1954 की बात है, तो मैं आपको बताता हूं 1954 के अंदर में जब यह विषय रहा कि भैया उसको जोड़ना है, तो सरकार नहीं, संघ के स्वयंसेवकों ने आंदोलन शुरू किया और वो गोवा का विषय था। और सिलवासा के जो पुलिस थाना है वहां पर जाकर के संघ के स्वयंसेवकों ने कब्जा किया और वहां भारत का तिरंगा फहराया, भगवा ध्वज नहीं फहराया, भारत का तिरंगा फहराया। ये याद रखना चाहिए देश को कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ काम करते हैं। आज गोवा और दादर नगर हवेली यदि है तो संघ के स्वयंसेवकों के कारण है। जगन्नाथराव जोशी जी के नेतृत्व में 1961 में जो है गोवा में आंदोलन चला और सैन्य कार्यवाही के लिए तो देश की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इनकार कर दिया था। लेकिन दबाव में आकर के वहां आंदोलन जब चला, गिरफ्तारियां शुरू हुई, पुर्तगाल की जो सरकार थी वो गिरफ्तार करती थी। आज जितने गिरफ्तार हुए उससे दुगुने लोग वहां बैठना शुरू कर दिए। तब भारत की सरकार ने सैन्य कार्यवाही करना दबाव में की और उसके बाद गोवा जो है भारत का अभिन्न अंग बना। सुनील जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो लिखा इतिहास। सुनील जी, मेरी बात सुन लीजिए। का लिखा सुनील जी, ऐसा नहीं है कि केवल संघ के कार्यकर्ताओं ने गोवा में आंदोलन किया है। अन्य बहुत राजनीतिक पार्टी, उस समय सोशलिस्ट पार्टी से हुआ करते थे, यमुना प्रसाद शास्त्री जो सांसद भी रहे हैं रीवा से, उनकी आंखें चली गई थी गोवा के आंदोलन में। तो ऐसा नहीं केवल संघ के, अन्य दल के लोग भी रहे हैं उस आंदोलन में। मैं तो कह रहा हूं कि देश का आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन देश का आंदोलन था। सभी छोटे बड़े विचारधारा के लोग स्वतंत्रता के लिए लगे थे, लेकिन तमगा पहन लिया कांग्रेस ने, हमने देश को आजाद करा दिया, हमने देश को आजाद करा दिया। अरे कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों ने अपने घर परिवार से चले सुनील जी, संपत्ति को नष्ट कर लिया केवल इसलिए कि देश में स्वतंत्रता आनी चाहिए। बिल्कुल सुनील जी, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। बीच पे टीका टिप्पणी अगर होगी तो निश्चित तौर पे किसी और की बात नहीं आ पाएगी। देखिए, पहले संघ विचारक विश्वास जी की बात आ गई, आपने भी अपनी पूरी बात रख ली। अब नितिन बंसाली जी और शिल्पी जी जब बात रखेंगे तो उसको नोट कर लीजिएगा। हम आपके पास फिर आएंगे, आप उनका प्रत्युत्तर जरूर दीजिएगा। नितिन जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है त्रिपाठी जी? जी, देखिए, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की बात होती है जहां भी शाखा लगती है। अब जहां सारा शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास की बात होती हो, अगर उस शाखा में कर्मचारी जाता है तो इसमें कहां से देश में इस तरह का कि जैसा कि कहा जा रहा है कि अखंडता की बात करने वाले खंडता में बदल देंगे, अन्य कई तरह की इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है विपक्ष के द्वारा। कर्मचारियों में विद्वेष होगा, बहुत सारी बातें। कहां लग रहा है आपको कि यहां संघ की शाखा में जाने पर कर्मचारियों के इस देश को कहीं अखंडता पे कहीं असर पड़ रहा है? आपको कहीं लग रहा है क्या? मुझे ये बताइए, आवश्यकता क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के पास क्या सदस्यों की कमी हो गई है? जी, सेवकों की कमी हो गई है? 4 जून 2024 को आरएसएस के नेताओं के बयान के बाद जी ये बातें उठने लगी कि आरएसएस जो है वो बीजेपी से नाराज है। तो स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने अभी 9 जुलाई को आदेश जारी कर दिया आरएसएस को सेट करने के लिए कि हम जो है ये कर्मचारियों को आपकी शाखाओं में जाने की अनुमति देते हैं। जबकि फरवरी 1948 में मैं बता दूं त्रिपाठी जी, गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने भी आरएसएस पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में हम अच्छा आचरण करेंगे और ऐसी सबने दुआएं दी
मिन्नतें की तो उनके प्रतिबंध को हटाया गया। आज भी तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय में नहीं फहराया, नहीं अब फहराया जाने लगा, अब फहराया जाने लगा, शुरू में नहीं फहराया गया था, अब फहराया जाने लगा जो है कार्यालयों में। ठीक है, अब 2-4 साल हुए होंगे त्रिपाठी जी, कितने साल हुए, इतने साल नहीं फहराया ना, ये भी नोट करना होगा। तो अब एक बड़ी अच्छी चीज देखने को मिलेगी त्रिपाठी जी, ऐसा आदेश जारी हुआ है तो अब तो सरकारी कार्यालयों में जाएंगे केंद्र सरकार के कर्मचारी निक्कर हाफ पैंट और हाथ में डंडा लेके खड़े होंगे, यही लग रहा है हमें तो। विचारधारा शाखा 10 से 5 नहीं लगती है बंसाली जी, शाखा सुबह लगती है या शाम लगती है? इसमें नहीं 10 से 5 वो जितने बजे भी लगे, पर जब विचारधारा उनकी पूरी वो ग्रहण कर लेंगे तो वो हरकतें तो वैसी करेंगे ही। दूसरी बात ये बताइए, उंगली नहीं कटवाई किसी ने भारत की आजादी में, आरएसएस ने किसी ने उंगली नहीं कटवाई। आरएसएस के किसी नेता ने बीच में मत बोलना, मैंने नहीं बोला था, बहुत अच्छा तैयारी करके आए थे, बहुत अच्छे से सुन रहा था। हिस्ट्री के छात्र है मेरे साथी प्रवक्ता, तो मुझे लगता है ग्रेस मार्क में पास हुए होंगे। तो ऐसी स्थिति पास तो हुए ना, करने के लिए तो और बहुत कुछ है त्रिपाठी जी, और बहुत कुछ करने को। 1966 में लगे प्रतिबंध को क्यों हटाया जा रहा है जी, क्यों इस बैन को हटाया गया, जबकि इस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी रही, उन्होंने भी इस प्रतिबंध को नहीं हटाया। तो ऐसा कैसा ये नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री स्वयंभू जो कहते हैं मैंने जन्म नहीं लिया, मेरा अवतार हुआ है, तो अवतार जिनका हुआ है वो इस प्रकार के निर्णय लेकर भगवान जाने क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ये तो मेरी समझ से बाहर है। और मैं इसकी कड़े शब्दों में कांग्रेस पार्टी की ओर से निंदा करता हूं। बिल्कुल निंदा करिए, लेकिन इसमें गलत क्या है? आपने कहा, आपने निंदा की, शिल्पी जी बताएंगे इसमें गलत कुछ दिख रहा है आपको? शिल्पी जी, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ आध्यात्मिक, बौद्धिक, अन्य तरह की वो अभी उन्होंने बहुत अच्छा, सुनील जी अपना संघ का जो शाखा लगती है उसमें जो गीत गाया जाता है उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा उल्लेख किया, आप बहुत अच्छे सुन रही थी, मुस्कुरा भी रही थी, तो इसमें गलत आपको कहीं दिख रहा है? देखिए त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहली बात तो जोड़ने के लिए। दूसरी बात, मुझे आज तक संघ की कोई उपयोगिता ही नहीं समझ में आई जी। क्या उपयोगिता है, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहती, बहुत बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन इसकी उपयोगिता सिवाय कर्मठता बढ़ाने के, सिवाय पाखंड बढ़ाने के कुछ नहीं दिख। और जहां तक पूर्व वक्ता कह रहे थे कि केदारनाथ त्रासदी और लातूर का भूकंप, और यहां तक कि इन्होंने कह दिया कि 84 के दंगे में, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कानपुर में रहती थी जिस समय 84 का दंगा हुआ था, और बिल्कुल सिख परिवारों के बीचों बीच हमारा घर था, और मैंने एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो इनके गणवेश में हो जी। तो ये किस सेवा का, ये किस अखंडता की बात करते हैं? फिर ये कहते हैं कि जो आरएसएस है वो राजनीतिक संगठन नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी से फिर आपका क्या संबंध है? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है जो मोदी जी ने खेला है, क्योंकि सब जानते हैं कि आरएसएस उनके कार्य पद्धति से इस समय संतुष्ट नहीं है जी। और अगर ऐसा था कि महामानव को सबसे ज्यादा चेतना है, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के निर्णयों पर भी ये संदेह कर रहे हैं आज, जिनका सम्मान सबने किया, पक्ष ने भी और विपक्ष ने भी? आज आप कहते हैं कि भाई अखंडता नहीं होगी। अच्छा, सिर्फ स्त्रियों को लेके देखें, आरएसएस ने आज तक जो बातें कही, हिंदू स्त्रियों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, ये किस तरीके के आप समाज में संदेश देते हैं? बौद्धिक विकास है ये बौद्धिक विकास है कि वो देश जिसमें 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, आप लोगों को कह रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए जी। जो बच्चे हैं उनका पेट भरने के लिए आपके पास साधन नहीं है, रोजगार नहीं है, आप कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। जीडीपी आप 8 बताते हैं लेकिन नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, और उसमें आप महामानव एकदम से एक बयान देते हैं कि सारे सरकारी लोग जा सकते हैं शाखा में। क्यों जो शाखा नहीं जाते, क्या उनका कोई विकास नहीं होता? क्या वो अपने देश से प्यार नहीं करते? आपने तो सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन पे ही आपने लोगों को बांट दिया। मैं तो शाखा कभी नहीं गई, और मैंने आजादी के इतने बड़े संघर्ष में कोई ऐसा मूवमेंट नहीं पढ़ा जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का कोई योगदान हो। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनका योगदान था।
जी। उन्होंने कहा कि दमन दीव को आरएसएस ने मुक्त कराया। हमने तो ये हिस्ट्री ही नहीं पढ़ी। आपने चार्ल्स डार्विन को हटवा दिया। इतना बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत जो पूरा विश्व फॉलो करता है, आपने उसको हटवा दिया। और आपके शाखा का पढ़ा हुआ एक डॉक्टर कोरोना काल में लोगों को गोबर खाने के लिए प्रेरणा दे रहा था, आज तक दे रहा है वो डॉक्टर जैन। तो कौन सा बौद्धिक विकास करता है संघ? इस किस्म के बौद्धिक विकास से क्या हम विश्व विजेता बन जाएंगे? जी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बन जाएंगे? जीरो नहीं पता होते इनके प्रवक्ताओं को कि कितने जीरो होते हैं ट्रिलियन में। कौन सा विकास कर रहे हैं ये संघ की शाखाओं में? सिवाय ये कौन सी प्रवक्ता की बात कर रही हैं शिल्पी जी? आप कौन सी प्रवक्ता की बात कर रही हैं? अरे इनके संबित पात्रा ही नहीं बता पाए थे जी। कितने जीरो होते हैं। और किसी के पास क्या जाए बताइए? राष्ट्रीय प्रवक्ता थे इनके उस समय। जी चलिए, आप बताइए कि ये संघ की विचारधारा है। 1 मिनट और। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है वो भी तमाचा पड़ रहा है संघ की विचारधारा पे। निर्णय अभी नहीं दिया है, अभी निर्णय उत्तर नहीं सर, आ गया निर्णय, आ गया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में वो नोटिस जारी किया है। थाईलैंड पे नेम प्लेट लगाने के विरोध में उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है अभी। अरे माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। पूरे दिन ये चला है, पूरे दिन ये चला है और आपकी ही मीडिया पे चला है। मैं मीडिया से नहीं हूँ, मैं मीडिया से नहीं हूँ। खिलाफ ही है कि दुकानों के बाहर जो है वो नेम प्लेट लगाई जाए। नोटिस जारी हुआ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया है। हाँ, संज्ञान लिया है, निर्णय अभी नहीं आया जो मुझे मालूम है। खैर ये बेहतर बता देंगे विश्वास जी और सुनील जी। सुनील जी आ रहा हूं मैं आपके पास। विश्वास जी, अजय जी आपकी इसमें एक टिप्पणी चाहिए, फिर आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एसपी साहब, बड़ी सिंपल सी बात है कि आरएसएस का जो ऑपरेशन होता है, जिस तरह से मतलब वर्किंग जो है, ऑपरेशन अपने टेक्निकल भाषा में कहते हैं जी, उसमें देखिए जब भी सरकारें किसी की भी हो, कांग्रेस की सरकार हो किसी भी क्षेत्र में, या बीजेपी की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार हो, सब जगह वही होता है। उनसे जुड़े जो संगठन रहते हैं उनको बाकायदा भूमिका दी जाती है, और मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, बाकी राज्यों में। और ये केंद्र का आदेश भले था, लेकिन तमाम राज्यों को छूट दी गई थी। मध्य प्रदेश में भी हुआ था इस तरह का फैसला। वहां पर पहले दिग्विजय सिंह की सरकार में उस पर बैन लगा दिया गया, फिर बाद में उसको चालू कर दिया गया। उमा भारती जब चीफ मिनिस्टर बनी फिर से खोला गया। बहुत सारी स्थितियां बदलती रहती। तो मुझे लगता है कि अगर संघ की शाखाओं में वैसे भी आप जाके देखें तो बहुत सारे सरकारी कर्मचारी होते ही होते हैं। अब अगर उसी बात को सरकार ने जस्टिफाई कर दिया कि ठीक है आप चुपचाप मत जाइए, खुल्लम खुल्ला जाइए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे सरकार की सेहत पर या समाज की सेहत पर या संगठन की सेहत पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जी जी सुनील जी, आराम साथ जी आपका। सुनील जी, अभी आपने बहुत सारे दादर नगर हवेली से गोवा तक आप गए, उसके बारे में शिल्पी जी कह रही कि मैंने तो कभी आज तक की जो भी हिस्ट्री रही है इस बीच में वो कभी उनने पढ़ाई नहीं। और इसके पहले मैंने भी आपसे कहा, आपने कहा संघ के कार्यकर्ताओं ने गोवा को आजाद कराया, दादर नगर हवेली की बात कही, लेकिन मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था, बहुत सारे ऐसे होंगे, एक उदाहरण ऐसा दिया था जो सब जानते हैं, कम से कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति वाले जानते हैं कि यमुना प्रसाद शास्त्री एक अंधे संसद हुए थे रीवा से, और उनकी दोनों आंखें गोवा आंदोलन में ही गई थी जेल में रहते हुए, और वो संघ से नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी से नहीं थे। देखिए सबसे पहले जी देखिए, मैंने उसका जवाब भी दे दिया था कि स्वतंत्रता के आंदोलन में जो है वो देश के सभी संगठन के लोग, सभी आम नागरिक जो भी राष्ट्रवादी थे वो सब स्वतंत्रता के आंदोलन में लगे हुए थे। अभी आरोप लगाते मैं उस पर जवाब दे रहा था। दूसरा, अभी शिल्पी जी कह रही थी कि उन्होंने तो संघ में क्या कभी देखा नहीं, क्या सिखाते हैं। आप कभी गए नहीं तो क्या देखेंगे? और आपने वो इतिहास पढ़ा जो आप पढ़ना चाहती थी। अब आपकी पार्टी के इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं। समाजवाद के नाम पर जो राजनीति करते हैं वो परिवारवादी हो गए, और समाजवाद को तो भूल गए, समाजवाद बचा नहीं। अब बंगले से जाते हैं तो टोटी चोरी करके जाते हैं, उनके विषय में क्या बोलूं? तो वो तो संघ को समझेंगे नहीं। वो तो आप बोल रही थी तो मैं चुप था। शिल्पी जी आप बोल रही थी तो चुप था मैं, आप बोल रही थी तो मैं चुप था। आप सुन लीजिए ना, आपने इतनी आलोचना की है तो मैंने तो बड़े धैर्य से सुना। देखिए आपके पास धैर्य नहीं है, ये दिक्कत है। शिल्पी जी थोड़ी बात सुन लीजिए, शिल्पी जी बात सुन लीजिए। आपका उचित, शिल्पी जी मैं आप ही के पास आ जाऊंगा फिर से। सुनील जी की बात आ जाने दीजिए, सुनील जी की बात आ जाने दीजिए, मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। जी जी सुनील जी, देखिए
ये कह रही थी कि स्वतंत्रता के आंदोलन में संघ का कहीं पर कुछ नहीं दिखता है। तो इनको मैं बता दूं, हमारे संस्थापक जो है संघ के परम पूजनीय डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर हेडगेवार जी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनको 1 साल की सजा हुई, और जब सजा हुई कोर्ट में मामला गया, तो जब जज ने जो है वो जब वहां पर उन्होंने कहा कि पैरवी मैं खुद करूंगा, और जब पैरवी करने लगे तो जज ने जो है, जज का नाम था इस्माइली, उन्होंने कहा, सुनिए मैं बता रहा हूँ, नितिन जी में ऐसे करेंगे, इनको सुनना नहीं है, सच नहीं सुन पाएंगे। नितिन जी सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा बहुत समय है, आपके सारे दिमाग के कीड़े भी ठीक हो जाएंगे। नहीं बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, सारे दिमाग के कीड़े निकाल दूंगा, चिंता मत करिए। देखिए मैं इनको बता रहा हूं कि इस्माइली ने कहा कि ये व्यक्ति बाहर इतना बोलता होगा, ये तो पैरवी में उससे ज्यादा खतरनाक बोल रहा है, सश्रम कारावास की सजा कोई थी। और उसके बाद जब वो बाहर आए, तो फिर वो होता ना कि बाहर आया कोई तो सम्मानित किया जाना चाहिए। तो उनका जब सम्मान की बैठक आयोजित की गई, तो इनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित मोतीलाल नेहरू स्वयं उसमें मौजूद थे। ये पढ़ ले जाकर के अपना इतिहास कि मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान साहब जो थे, वो डॉक्टर साहब की जो रिहाई के बाद जो बैठक हुई थी, उसमें उनका सम्मान करने के लिए उपस्थित थे। इनको कुछ नहीं पता है साहब, इनको कुछ नहीं पता, ये उसी में रहेंगे ना। ये जो प्रोपेगेंडा फैला के रखे, कब कहा किसने माफी मांगा बताइए, कब कहा किसने माफी मांगा, आप भी बता दो। अरे सुनिए, कोई ऐसा विषय नहीं आया। और बताता हूं मैं आपको, राजगुरु जब आंदोलन का समय था, तो राजगुरु जी को जब कहीं जाकर के आश्रय लेने की आवश्यकता थी, तो वो भैया जी दानी जो बाद में हमारे अखिल भारतीय जो सर कार्यवाह हुए, उनके यहां पर आश्रय लिया। और भैया मेरा जीवन तीसरी चौथी पीढ़ी बीत गई, हमारे संग चल, अरे भैया मेरा जीवन तीसरी चौथी पीढ़ी बीत गई, मुझे मत बताइए। अरे मुझे संतुष्टि मिली है, मुझे संतुष्टि मिली है, आपके जैसे लोग नहीं। हाँ मैं तो हूँ संघ का। नितिन जी थोड़ा सा सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अरे आप अपनी बात रखिएगा ना, वो अपने आंकड़े दे रहे हैं, आप अपने आंकड़े दे दीजिएगा। नितिन जी, अरे नितिन जी, जो एक अभिभावक का अपने संतानों से होता है वो रिश्ता है, और मैं गर्व से कहता हूं कि है, हाँ है, क्या है रिश्ता है, आप जो बोल रहे हैं, एक जो अभिभावक का अपने संतानों से रिश्ता होता है, वो हमारा रिश्ता। अरे आपका रिश्ता चाइना से, पाकिस्तान से क्या कहलाता है, उसको भी तो बता दो, उसको भी बता दो। अरे भाई नितिन जी ऐसे में बात सामने नहीं आ पाएगी। नितिन भंसाली जी आपसे अनुरोध है बीच में टिका, मैं आपके पास फिर आ जा रहा हूं। उनकी बात सुनील जी अपनी बात संक्षेप में पूरी करिए। सुनील जी थोड़ा संक्षेप में। त्रिपाठी जी एक महत्वपूर्ण विषय और आपको बताता हूं। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का था, उसमें पास हुआ था कि स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जाएगा 15 अगस्त 1930 को। हमारी सभी शाखाओं में संघ की स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अरे नितिन जी आपकी बात आएगी, अपनी बात रख लीजिएगा ना, देश का बीच में टीका टिप्पणी मत करिए जी। झूठे लबरा वाला जो इतिहास है ना, वही बताते हैं ये लोग, वही बताते हैं ये लोग। भैया डॉक्टर साहब जो है वो जंगल सत्याग्रह में जेल गए थे, हमारे संस्थापक है। कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूं, आज संघ की शाखा में आप जाइए, आपको वहां पर जो लोग मिलेंगे वो देशभक्ति के नारे लगाते मिलेंगे, देशभक्ति के गीत गाते मिलेंगे, अपनी शारीरिक जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए योगाभ्यास करेंगे, वहां पर दंड का जो है वो अभ्यास करेंगे, वहां पर मानसिक स्थिति सुधारने के लिए जो है वहां पर देखेंगे आप कि सुभाषित है, श्लोक है, हमारे धर्म ग्रंथों से जो चीजें निकली हैं। उसके अलावा हमारे जो देश के लिए जो करने वाले लोग हैं, जो हमारे महापुरुष है, उनकी जीवनों के बारे में व्याख्यान होता है। अब ये गए नहीं तो इनको क्या समझ में आएगा। चलिए सुनील जी खराब है, संघ खराब है। अरे भैया दूर से देख करके खराब है, कभी जा करके देखो तो कभी समझो। चलिए सुनील जी बात आ गई आपकी, सुनील जी आपकी बात आ गई। सुनील जी अरे सुनील जी अरे सुनील जी हमारे साथ विश्वास जी हैं, संघ विचारक हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिल्पी जी आऊंगा मैं आपके पास। नितिन जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। शिल्पी जी आप भी जी। विश्वास जी देखिए अभी एक बात आई कि संघ पर तिरंगे को लेकर आरोप लगाया गया जी। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस को बोलूंगा कि वो सबसे पहले माफी मांगे पूरे देश से, क्योंकि देश की स्वाधीनता के बाद से लेकर
2004 तक जो ध्वज संहिता इस देश में बनाई गई थी, उसमें सरकारी इमारतों के अलावा किसी को भी कहीं भी झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी गई थी। जी हमारे विचार परिवार के नवीन जिंदल 2004 22 सितंबर 1995 में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाते हैं। 2004 में फैसला आता है और उसके बाद पूरे देश में हर नागरिक को अपने घर पर सरकारी इमारतों के अलावा भी ध्वज फहराने की अनुमति मिल जाती है, झंडा फहराने की। तो संघ ने भी उस कानून का आदर करते हुए जो है प्रारंभ किया। और उसके पहले यदि हम देखें तो जब नेहरू जी ने संघ के स्वयंसेवकों को दिल्ली परेड में आमंत्रित किया था 1965 में, उनके हाथ में तिरंगा था। इसके पहले जब कश्मीर में राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोग पाकिस्तान की सेना के खिलाफ भारत की सेना को सपोर्ट करने के लिए हवाई अड्डा बना रहे थे, तब तिरंगा लेकर वो काम कर रहे थे। तो तिरंगा हमारे देश का प्राण प्रिय है, संघ सेवकों के लिए प्राण प्रिय है। और आज भी संघ की शाखाओं में भी, संघ के कार्यक्रमों में भी तिरंगे का सम्मान और आदर किया जाता है। दूसरी चीज, मैं पुनः इस बात पर आऊंगा कि ये जो केंद्रीय कर्मचारियों की बात आई थी 1966 का जो आदेश है, इसमें लिखा है एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट विद द एक्टिविटीज ऑफ आरएसएस एंड जमाते इस्लामी। इसका कोई जवाब मेरे भाइयों ने दिया नहीं अभी तक कि इसमें ये सरकारी सर्वेंट को आरएसएस और जमाते इस्लामी दोनों में जाने से प्रतिबंधित किया गया था। तो आज तक जमाते इस्लामी के साथ मिलकर कांग्रेस गलबैयां कर रही है, चुनाव लड़ रही है, उनके सहयोग से चुनाव जीत रही है, उस पर उन्हें कभी कोई आक्षेप नहीं लगाया। इसका कारण क्या है? जमाते इस्लामी से इतना प्रेम क्यों है? और आरएसएस हिंदुत्व के संगठन होने के नाते उनसे इतनी घृणा क्यों है? ये एजेंडा इनका स्पष्ट होना चाहिए। चलिए पूछ लेता हूं, शिल्पी जी आ रहा हूं। नितिन जी, जो अभी बात उठाई है विश्वास जी ने कि जमाते इस्लामी पे भी प्रतिबंध लगाया था, कोई भी कर्मचारी वहां नहीं जा सकता था, उनके पास कांग्रेस गलबैयां डाल रही है। आरएसएस और भाजपा के लिए, नेताओं के लिए एक शब्द है मेरे पास कि मेरा खुदा, मेरा ईमान बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। यूं तो कोई बात इनको आती नहीं, पर ये झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो आप उस झूठ को पूरी करिए ना। बदलने पे मैं नहीं जाता। सुनिए त्रिपाठी जी, मैं नहीं जाता, शाखा नहीं जाता, आप शाखा नहीं जाते, शिल्पी जी शाखा नहीं जाती, अजय त्रिपाठी जी मुझे नहीं पता शाखा जाते हैं कि नहीं जाते हैं, आपका कैमरामैन शाखा नहीं जाता। तो क्या हम बुद्धिहीन हैं? हम पागल हैं? हमको हमारे में बुद्धि नहीं है? हम देशभक्त नहीं है? क्या होता है इसका मतलब? क्या संघ की शाखा में जाना यही यदि ये प्रूव करता है कि हम देशभक्त हैं? तो बोलना चाहिए भाई इतनी देर से। नहीं, तो जा रहे भैया, कर्मचारियों को क्यों रगड़ रहे हो बीच में? ये जो संविधान की पुस्तक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सब निरस्त नहीं हुआ। ये नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को बोलो कि भाई देश में जो जटिल समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई, असुरक्षित सीमाएं, जाओ ना संघ वालों को भेजो। खूब आतंकवाद फैला हुआ है, खूब आतंकवाद फैला। सुनील जी नितिन जी को बोल लेने दीजिए। सुनील जी नितिन जी को बोल लेने दीजिए, फिर आप बात कहिएगा। सुनील जी आपके पास आ रहा हूँ, बहुत टाइम है। तो संघ के स्वयंसेवकों ने किया था 1965 में आजादी की लड़ाई में उंगली तक नहीं कटाई। जो केवल श्रेय ले लिए, देश की जनता का पूरा श्रेय झूठे कांग्रेसी ले लिए कि हमने आजाद करा दिया। देश की जनता जो है, राष्ट्रभक्त जनता ने आजाद कराया। ये झूठा श्रेय लेने की कोशिश न करें। यही है, गलत इतिहास पढ़ा दिया देश को कांग्रेस ने, और ये भोगना पड़ रहा है, ये भोगना पड़ रहा है। ये झूठे लोग हैं, देश के झूठे लोग। ये झूठ। चलिए सुनील जी, नितिन जी अपनी बात कुछ और रख रहे हैं, कुछ प्रमाण दे रहे हैं। सुनील जी सुन तो लीजिए, कुछ नितिन जी प्रमाण देना चाह रहे हैं। नितिन जी आवाज आ रही मेरी? कोई प्रमाण नहीं है इनके पास। कोई तथ्य में बात कर रहे हैं भाई, तथ्यात्मक बात करे ना कोई। नितिन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? एक भी तथ्य इन लोगों ने बताया हो तो बताया। मैंने तो तारीख और सन समेत बताया, घटना का पूरा जिक्र किया। और आपको बता दूं, कश्मीर के विषय में बता दूं, कश्मीर में राजा हरि सिंह जी से बात करने के लिए गया कौन था? हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक गुरु जी गए थे, उनको भेजा गया था कश्मीर में। चले सुनील जी, वही बात बता रहा हूं
सुनील जी वो संगठन है जिसमें आपके लोगों ने भी भरोसा किया था, और अभी आप केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सब। चलिए सुनील जी आपकी बात आ गई, बहुत लंबी हो गई, शिल्पी जी काफी ध्यान से देख रही। नितिन जी आपको मेरी आवाज आ रही? नितिन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी त्रिपाठी जी हाँ जी आ रही जी बिल्कुल। आप थोड़ा सा अगर विषय में आकर के अगर आप उत्तर देंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। एक और हम याद आपको दिला सकते हैं, जब इंदिरा जी ने बहुत अच्छा, जब अटल जी ने उनको दुर्गा का रूप कहा था, उस दौरान जब बांग्लादेश को उन्होंने अलग किया था, और जब युद्ध छिड़ने वाला था, तो ये आपको भी मालूम होगा कि इंदिरा जी ने अटल जी से बात की थी, और अटल जी को बकायदे उन्होंने स्टेट प्लेन दिया था, उन्होंने चार्टर्ड प्लेन दिया था, और कहा था कि नागपुर का हमें समर्थन चाहिए, आप नागपुर में बात करके देखिए और हमें उनका समर्थन चाहिए, तब हम ये युद्ध जीत सकेंगे। और अटल जी पहुंचे भी थे नागपुर, ये आपके कांग्रेस के लोगों ने भी बताया, अटल जी ने भी कहीं उल्लेख किया था, और वो पहुंचे थे। तो अब इस स्थिति में कि अगर आपके कांग्रेस की इंदिरा जी अगर नागपुर पे भरोसा जताती थी, तो कैसे कह सकते हैं कि संघ देशभक्त नहीं है? नितिन जी मैंने ये नहीं कहा देशभक्त संघ देशभक्त नहीं है, मैंने ये कहा त्रिपाठी जी कि मैं संघ में नहीं हूं, मैं शाखा में नहीं जाता हूं, शिल्पी जी शाखा में नहीं जाती हैं, आप शाखा में नहीं जाते, आपके कैमरामैन शाखा में नहीं जाते हैं, तो क्या हम देशभक्त नहीं है? देशभक्त होना सिर्फ ये नहीं पता था कि आप संघ में हैं, आप शाखा में जाते हैं तो ही आप देशभक्त हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने तत्कालीन स्थितियों परिस्थितियों में कहा होगा, पर आज आप ये देखिए, अनुवांशिक संगठन भारतीय जनता पार्टी किसका? मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट से लेकर इन्वॉल्वमेंट किसका रहता है? पूरी तरह से संघ का रहता है। तो संघ जो है वो पूर्ण रूप से राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है, और किसी भी राजनीतिक दल में किसी विभाग के कर्मचारियों का, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे राज्य के कर्मचारी हो, उनका शामिल होना मतलब उस पार्टी की विचारधारा को अपनाना, मैं ये मानता हूं। उनका सिलेक्शन इसके लिए नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन जिन चीजों के लिए उन कर्मचारियों का हुआ है, आप उस पर फोकस करिए, उनसे वो काम लीजिए। पर ये कौन सी बात हुई कि आप आरएसएस में नहीं, तो कहा आप इस टाइम पे थोड़ी बोल रहे हैं जाने को, वही बोल रहे हैं कि जो सुबह शाम शाखा लगती है, और हाथ पे डंडा लिए भी हो सकता है, नजर आए, इतने प्रभावित हो सकते हैं। जी शिल्पी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है जी। दोनों भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और संघ विचारक जो हैं, इन्होंने जितने भी हादसे बताए, जहां जहां संघ की भूमिका बताई, वहां एनडीआरएफ या कोई ना कोई सरकारी एजेंसी ऑलरेडी थी, चाहे वो युद्ध का समय हो चाहे वो आपदा का समय हो। ठीक है, अगर आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, मैं मानती हूं, मैं आपको इस चीज को चैलेंज ही नहीं कर रही हूं कि आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं, आप करते हैं, आप लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, मुझे बताइए कि जब मणिपुर जल रहा था तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कहां थे? जब वहां की बेटियों की इज्जत उतारी जा रही थी, उनसे नग्न परेड कराई जा रही थी, तब संघ के लोग कहां थे? क्या वो लोग इस देश की बेटियां नहीं थी? कारगिल के जिसने युद्ध लड़ा है उसकी पत्नी थी। तो नहीं, हम आपकी सुनील जी एक मिनट, सुनील जी थोड़ा ध्यान रखिए। सुनील जी उनकी बात आ जाने दीजिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। सवाल का जवाब दीजिए। आपके ये चिल्लाने से कि परिवारवाद, तो अपनी पार्टी के बीच में झांक करके देखिए, जहां राजनाथ सिंह के कितने लड़के और अमित शाह का लड़का और आपके दिनेश ठाकुर जिसने जाने कितने, अनुराग ठाकुर, सबके बाप इसी पार्टी के लोग रहे हैं। एक परिवार की बात करते हैं, बंद करके बैठे हुए बांसुरी और कभी बाहर का किसी को बनाया कुछ? सुनील जी सुन तो लीजिए, आप सुनील जी पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, बाकायदे शब्द दीजिए। जनता ने जिताया है। एक पार्टी के 10 लोग, एक परिवार के 10 लोग भी अगर जीतते हैं तो जनता जिताती है। उनके ऊपर हम विपक्ष में हैं, फिर भी हमें आपसे ज्यादा सीट मिली है उत्तर प्रदेश में। हमें 37 सांसद हमने भेजे हैं संसद में। क्या बात करते हैं आप? चलिए शिल्पी जी विषय में आ जाइए, शिल्पी जी विषय में आ जाए, विषय से भटका रहे हैं आपको। मैंने सवाल किया, इनसे जवाब दे दीजिए, इनसे जवाब लाइए ना। चलिए हम पूछ लेते हैं, शिल्पी जी पूछ लेते हैं। बात कर रहे हैं,
मणिपुर में कारगिल पे आप कुछ कह रही थी, कारगिल पे कुछ कह रही थी आप। जिसने कारगिल का युद्ध लड़ा है उस जवान की पत्नी को बेइज्जत किया गया है वहां पर। उसने कहा कि आज मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया अपने देश के लिए, मुझे लगता था मैं कारगिल युद्ध का जवान हूं, ये देश मेरी इज्जत करेगा, और मेरी पत्नी की इज्जत लूटी गई। कहां थे आप लोग तब? कहां? ये मणिपुर की बात कर रही हैं आप? ये मणिपुर की बात कर रही हूँ जी जी, जहां महिलाओं को, लड़कियों को नग्न परेड कराई गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कहां थे उस समय? चलिए हम पूछ लेते हैं विश्वास जी से। विश्वास जी, उनका कहना है कि मणिपुर में वो जवान है जो कारगिल युद्ध लड़ा था, उनके साथ उनके घर में दुर्घटना घटी, जो मणिपुर के रहने वाले हैं। यही बात है ना शिल्पी जी? घर में नहीं, उनके घर में नहीं जी, सड़क पर नग्न परेड कराई गई 2 महिलाओं को। उसमें से एक महिला वो थी जिसके पति ने कारगिल युद्ध लड़ा था। चलिए विश्वास जी, जहां तक अखबार हम भी पढ़ते हैं, समाचार हम भी पढ़ते हैं, ये अफवाहें फैलाने से आपको बचना चाहिए। अच्छा, मणिपुर में जहां तक है वहां पर कम्युनिस्टों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा नग्न प्रदर्शन की परंपरा रही है। अच्छा, नग्न स्त्रियों की परंपरा रही है। स्त्रियों को आगे करके आतंकवादियों के द्वारा वहां पर जो है एक तरह सहानुभूति लेने की परंपरा रही है। शिल्पी जी आपने उत्तर चाहा है, सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाएंगे। शिल्पी जी सुन लीजिए, आपने उत्तर चाहा है। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मणिपुर में वहां पर हिंसात्मक गतिविधि है, उसको रोकने के लिए वहां की सुरक्षा बल कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो काम वहां पर शिल्पी जी सुन लीजिए, क्षेत्र में है, सेवा के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है। हमारी शाखाएं वहां पर आज राहत शिविरों में काम कर रही है, चाहे वो कुकी हो चाहे नगा हो, दोनों लोगों को हमारे लोग वहां पर समर्थन देते हुए उनका उपचार कर रहे हैं, उनको सेवा दे रहे हैं, उनकी आपूर्ति कर रहे हैं। हमारे शांतिपूर्ण जो काम है हम लोग कर रहे हैं। आतंकवादी हैं, विश्व के न जाने कितने देशों में आरएसएस आतंकवादी संगठन घोषित। इसके लिए आप पर दावा, इस पर मुकदमा किया जा सकता है। शिल्पी जी, आप अपने पूरा विचार कीजिए, आप पुनर्विचार कीजिए। आरएसएस को आतंकवादी बताने के लिए आप बात कर रही हैं। आप समाजवादी पार्टी के नेता आज आतंकवादियों के साथ गलबैया करते हैं, उन पर आप बात नहीं करती। अतीक अहमद की मौत पर वहां पर आंसू बहाए जाते हैं, मुख्तार अंसारी के जाकर उसके साथ में वहां पर नाश्ता किया जाता है आपके नेताओं के द्वारा। आप आरएसएस को आतंकवादी बता रही हैं, आपको शर्म आना चाहिए कि आज आरएसएस है तो आप ये बात कर पा रही हैं। अदरवाइज आज उत्तर प्रदेश में जो है क्या हाल होता है आपको मालूम पड़ जाता 2 मिनट में, किस तरह आपकी सरकार वहां पर गई है। इन्हीं कारणों से गई है, इन्हीं कारणों से आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में गई है, आप ध्यान रखिएगा। और ये जो आपने गठबंधन करके जमाते इस्लामी के साथ वहां पर कुछ सीटें पाई है ना, अगले आप देखिएगा अगले आने वाले समय क्या आपकी हाल होती है वहां पर। शिल्पी जी सुन तो लीजिए, शिल्पी जी सुन लीजिए। शिल्पी जी, अगर आप सुनेंगे नहीं तो उत्तर कैसे देंगे? शिल्पी जी, आप क्षमा मांगिए आरएसएस को आतंकवादी कहने पर, वरना मैं लॉ का प्रोफेसर हूँ, आप पे केस लगाऊंगा यहाँ पर। अपना काम करिए। आप आरएसएस को आतंकवादी कहने पर क्षमा मांगिए। आतंकवादी को आतंकवादी ही कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे आतंकवादी, क्यों नहीं कहेंगे? तुम तो एक मुसलमान। आप आरएसएस को आतंकवादी कहने पर क्षमा मांगिए। अरे आतंकवादी तो आप लोग थे जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, उसको कहते हैं आतंकवादी। मेरे राम भक्तों पर गोली चलाना आपके गुंडों के द्वारा, समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा हिंदुओं का जीना मुश्किल किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आप लोग शांति की बात करते हैं, समाजवाद की क्या परिभाषा है मालूम है? पूरे उत्तर प्रदेश को आप लोगों ने लूट रखा था, पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा था, पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा हुआ था। पूरे कांग्रेस को ना बोले, अपनी स्थिति का आकलन करे। ये कारण है कि आप शाखा में नहीं जाती, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। अगर आप शाखा में जाती तो आज आपको ऐसी बातें कहकर मुकदमेबाजी का सामना न करना पड़ता। तब मुंह नहीं खुल रहा था, मणिपुर पे मुंह खुल रहा था। हमारी बहन मणिपुर बोल के दुखी नस पकड़ रही है, ये इसलिए इतने उतावले हो रहे, इतना भड़क रहे। ये दुखती नस पकड़ ली शिल्पी जी ने आपकी। ये मणिपुर में दंगे हो रहे, मणिपुर में हमारी बहनों की माताओं की इज्जत लूटी जा रही है। वहां जाने का समय नहीं है, वहां पे आरएसएस वालों को देखिए डंडा लेके हाथ पर तन के जाएंगे और लड़ेंगे। हम विषय से हट रहे हैं। सभी हमारे वक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि एक एक करके बोलेंगे तो सब एक दूसरे की सुन पाएंगे। हम विषय से हट रहे हैं, चाहे सुनील जी हो, शिल्पी जी, हम विषय से हट रहे हैं। इसलिए अभी बात हो रही है कि
पूछिए इनसे, क्यों नहीं दे रहे? तो चलिए आप सुनिए, तो आप बात सुनिए, उत्तर दे रहे हैं वो। जी जी सुनील जी उत्तर दीजिए। मणिपुर की बात का उल्लेख किया उन्होंने। सुनील जी मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं जी। मणिपुर का विषय इन्होंने उठाया है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये दो संप्रदायों के हिंसा का मामला था, और क्या नरसंहार कर दिया जाए, गोली मार दी जाए किसी को? यदि देश के नागरिक हैं तो उनके साथ संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी। नितिन जी फिर आ गए आप। आपने सिखों का कत्लेआम किया, उसमें क्या बोला? और ये इनकी 5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में, 5 साल उत्तर प्रदेश में क्या किया है? भगवान राम के मंदिर के निर्माण में जाने वाले राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। ये समाजवादी लोग हैं। अरे हम हैं वहां पर, हम हैं तभी संभला हुआ है मामला। हम हैं तो संभला हुआ है मामला। हम हैं तो संभला हुआ है मामला। संघ ने जो काम खड़ा किया उसके कारण देश में मामले संभले हुए, नहीं तो आप तो दंगे की आग में झोंक देते कि बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है। ये बोलने वाले लोग शर्मनाक बयान, ऐसे लोग को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। संघ है तब आप बोल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये विचारधारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाली है। नहीं तो ये जमायते इस्लामी जैसे लोग, तालिबानी जैसे लोग यहाँ आ जाए आपकी विचारधारा पे। आपकी विचारधारा के लोग जो है, जिनके साथ बैठ करके आप काम करते हैं, जिनके साथ आप काम करने का प्रयास करते हैं, ये समझिए इनको समझने की आवश्यकता। और देश समझ रहा है, देश समझ रहा है। अब इनको बहुत अच्छा जवाब मिलने वाला है। ये एक बार तो झूठ फैला करके आ गए, अगली बार इनको बताएगी जनता कि देश को झूठ से नहीं चलता, संविधान बदल देंगे। अरे संविधान से खिलवाड़ करने वाले ये लोग हैं, ये लोग संविधान से खिलवाड़ करते हैं। हार गए। अरे बताइए ना, आपने उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली क्यों चला थे? माफी मांगे क्या? क्यों माफी नहीं मांगे? राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी क्यों नहीं मांगे? अरे कहते थे नहीं मार पाएगा, ये राम भक्त है जो घुस करके दिखाए, और आज राम पूरी का निर्माण हुआ है। आज नितिन जी, सुनील जी, शिल्पी जी, आपसे अनुरोध है एक एक करके अगर बोलेंगे, एक एक करके। हमारे दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं आप तीनों लोगों के तर्क को। हमारे दर्शक तीनों लोग एक साथ तर्क नहीं सुन पाएंगे, इसलिए एक एक करके अगर कहेंगे तो सुन लेंगे वो। तो इसलिए अगर इस तरह से बात होगी, एक बार फिर हम विश्वास जी के पास चलते हैं। विश्वास जी, जो उन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाया, मणिपुर के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे थे। देखिए, मणिपुर की जो स्थिति है, वहां पर माननीय हाईकोर्ट के एक निर्णय के कारण वहां पर जो वहां के जनजाति समाज के लोग थे, वहां जो मैदानी इलाकों पर रहने वाले लोग हैं, वो पहाड़ी इलाकों पर जो रहने वाले जो लोग हैं, जो वास्तव में वंचित थे, जिन्हें कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने हमेशा सुविधाओं से वंचित रखा, ऐसे लोगों के पक्ष में जब माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया, तो उन लोगों के विरोध में इनके समर्थकों के द्वारा वहां अशांति फैलाई गई है। और उस अशांति से पीड़ित जो लोग हैं, वो कुकी समाज की, जनजाति समाज के लोग हैं। आज जो जिन्हें ये आदिवासी कहते हैं, वो जनजाति समाज के लोग हैं, इनके लोगों के कारण पीड़ित हैं। और राष्ट्रीय सेवा संघ और राहत कार्यों में दोनों पक्षों का समर्थन कर रहा है। और ये जो जमात इस्लामी नाम के आतंकवादी संगठन के साथ इंडी गठबंधन बनाकर चुनाव जीते हैं यूपी में, ये आरएसएस को आतंकवादी कहने का दुस्साहस ना करें। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, मणिपुर के अंदर जो स्थिति है, भारतीय सेना वहां निपटने में सक्षम है, और वहां की जो शासन, जो वहां के मुख्यमंत्री वो वहां बेहतर तरीके से निपट रहे हैं। इसलिए उसको मुद्दा ना बनाए, उसको मुद्दा ना बनाए। आप मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे आतंकियों के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। आप लोग आतंकवादी शब्द बोलते भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए आप जरा ध्यान रखें। की सीट से भी साफ हो गए। आप मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों के साथ, जमाते इस्लामी के साथ गलबैयां करके जीते हैं। ये आतंकवादी संगठन है जमाते इस्लामी। उसने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का समर्थन किया था। जमाते इस्लामी 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का समर्थन करने वाले जमाते इस्लामी के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं आप। वो जो पकड़ाया है कश्मीर में, वैसे ही लोग हैं इसलिए आया। वो जो डीएसपी कश्मीर में पकड़ाया ना, जिसके लिए आप लोग बड़ा समर्थन करते रहते हो, जमायते इस्लामी से लेते हो, वैसे ही लोगों के कारण आया। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो रहा। अजय जी आने वाले समय में इस बस आप स्वीकार कर लिया, वही सच्चाई। अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो वही नहीं जाते हैं। अब आप स्वीकार कर रहे तो वही सच्चाई है। तिरंगा झंडा लगाते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि इनकी असलियत निकल के सामने आ गई। चलिए, अजय जी
इस निर्णय का, इस आदेश का, अरे जरा बताइए ना, वो राम भक्तों पे गोली क्यों चला दी है? चलिए समय, सुनील जी समय समाप्त हो रहा है। अजय त्रिपाठी निष्पक्ष हैं, संपादक हैं स्वराज एक्सप्रेस के, उनकी टिप्पणी सुन लीजिए। नहीं, मुझे लगता है देखिए कुल मिलाकर मुद्दा आने वाले समय में इस आदेश का क्या असर होने वाला है? अजय जी, संघ की गतिविधि हो या आरएसएस की गतिविधि हो, किसी के उसका मुद्दा नहीं था। मुद्दा हमारा था कि जो कर्मचारियों को अनुमति दे दी उन्होंने, इतने साल से बंद था, स्वाभाविक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी हुआ, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि क्या वो कर्मचारी चाहे संघ केंद्र के हों या राज्यों के हों, आज भी संघ की शाखाओं में है तो वही लोग। उसको मोदी सरकार ने अभी ये किया है कि आप उसको आधिकारिक तौर पर कर दिया है। लेकिन 10 साल मोदी सरकार ने नहीं किया, अचानक अभी क्यों किया? इसका सबसे बड़ा केस था जिसमें केंद्र सरकार ने, जब उसके पास न्यायालय ने सरकार का पक्ष जाना, तो उन्होंने ये निर्णय करके अपना पक्ष वहां के न्यायालय में रख दिया। ये तो एक एसपी साहब, ये बिल्कुल कानूनी बात हो गई, जो इंदौर हाईकोर्ट का फैसला जो वहां पे नोटिस दिया गया उसके बाद हुआ। लेकिन ये माना जा सकता है कि जिस तरह से संघ इस बार शताब्दी वर्ष मना रहा है, संघ में तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं और लगातार कर्मचारियों को उसमें आप रोज देखिए किसी भी शाखा में, संघ के किसी भी कार्यक्रम में आपको सरकारी कर्मचारी मिल जाएंगे, क्योंकि वही लोग काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में संघ जो फैसला है, मुझे लगता है कि सिर्फ संघ को एक गुरुदक्षिणा जैसी देनी थी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के ठीक पहले ये फैसला हुआ है और 9 जुलाई का आदेश है, लेकिन एग्जीक्यूट अभी परसों हुआ वो आदेश, और उसके बाद संघ का शताब्दी वर्ष है। तो मुझे लग रहा है कि शायद सरकार ने सोचा हो कि शताब्दी वर्ष में लगातार कार्यक्रम होंगे और सरकारी कर्मचारी जाएंगे ही, तो कल को कोई एक्शन हो, रिएक्शन हो, कोई नई कहानी कढ़ी जाए, उससे बेहतर है कि इसको ओके कर दिया जाए, इसलिए हरी झंडी दे दी गई है। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका, नितिन जी आपका, विश्वास जी आपका, शिल्पी जी आपका और अजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना मूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की संघ की शाखाओं में कर्मचारियों के भाग लेने की स्वतंत्रता को लेकर, जिसके तहत सरकार ने 58 साल बाद सरकारी तौर पर शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगी बंदिश को हटा दिया है। इस आदेश का कर्मचारियों पर अनुकूल असर पड़ेगा ये तो अभी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन आदेश के आते ही राजनीतिक सरगर्मी जरूर तेज हो गई है। विपक्ष इस निर्णय को देश हित से परे बताते हुए राजनीति से प्रेरित निर्णय निरूपित कर रहा है, तो वही बीजेपी इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने वाला निर्णय मानती है। बहरहाल आज के इतना ही, नमस्कार।